पिछले 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत जारी है। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं, अफगान अबूरी हुकूमत फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे, इन अफगान खुदकुश बमबारों को कंट्रोल करे। और इस कॉन्टेक्ट के बावजूद अगर अफगानिस्तान की सरजमीन में उनके जो तरबीती मराकज हैं आज़ादी से ऑपरेट होते रहे, तो क्या हम बैठ कर ये तमाशा देखते रहे? 2021 में भी किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इनको रीसेटल किया, और उस जिद का कीमत है वो पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस पे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था, उस वक्त के डीजी ISI फैज हमीद साहब और सीनियर मिलिट्री क़यादत वो मौजूद थी, जितने आपके ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे उनको ने कॉन्फिडेंस में लिया। ये कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद का ये कोई डिसीजन नहीं था। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं चल सकती, हमारे लिए एक रेड लाइन है। और अगर TTP बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी, जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाजे हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। और कदई अफगानिस्तान तक टिट नजर गोरी नोकचुन के हमसायम दा उलस द्रोन उलस्ता सियासी ने द्रान सियासुन दी होई तो मशवरा उरको जक अफगानिस्तान ता पुष्पक नजर गोरे नो यार शोरवी इत्तेहाद वाकमन सर मशवरा वका यार अंग्रेजानो तारीख हम गोरा यार अमेरिका और नाटो अंजाम हम गोरे से उसे हम पुस्तर गुली दल की। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, 2024 के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी जो रोज़मर्रा की सियासत है उस पर तो बात करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे, मगर अगले चंद दिनों में हम कुछ जिसको कहते हैं साल के राउंड अप्स भी कर लें। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, साल कैसा गया, मुख्तलिफ शोबों पे बात कर लें। और जब 2024 की बात हो और करंट पॉलिटिक्स का शो हो, तो सबसे पहले तो जो हमारी एक सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत एक अहम मौजू लगती है। पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान की वो हमें बदतर होती हुई नज़र आ रही है। जितनी बेहतर एक ज़माने में हो गई थी जब हम ये बात करते थे कि टेररिज्म के ऊपर काबू, दहशतगर्दी पर पाकिस्तान ने काबू पा लिया है, अब इस किस्म के अल्फाज या दावे करने मुश्किल है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी शख्स के लिए। ख़ास तौर पे 2024 जो है वो एक इंतहाई मुश्किल साल रहा है इस हवाले से। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है उनका जो डेटा है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इस साल के अंदर 1200 के करीब जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जिनमें 2000 से ऊपर अफराद की अमवात हुई। अगर इसको हम सिर्फ कंपेयर कर लें, उससे पिछले साल से मवाजना कर लें, तो 9021 के करीब वाक़यात हुए जिनमें 1500 अफराद की जान गई। सो काफ़ी एक नंबर्स हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी पोर्टल के मुताबिक ये 36% इजाफा देखने का आया है, सिर्फ अगर हम अमवात देखें 2 सालों के दरमियान। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार अब्दुल बासित साहब जो हैं, जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे, उन्होंने एक तहरीर में ये पॉइंट आउट किया कि इसकी एक वजह तो ऑब्वियसली जो ये फैसला था 16 अस्करियत पसंद धड़ों का, जिन्होंने TTP के सरबरा नूर वली महसूद की से वफादारी का ऐलान किया। इसी तरह बलोचिस्तान में भी जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उन्होंने 2018 में तश्कील पाने वाले बलोच राजी आजूई संगर के इत्तेहाद को बरकरार रखा है। दोनों बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात हैं वो बढ़े हैं। बलोचिस्तान में जब हम जिक्र करते हैं तो हम ये सिर्फ नहीं कहते कि वाक़यात बढ़े हैं, बल्कि जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है हमें बलोच शिद्दत पसंदों की, उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम कह सकते हैं फैटेलिटीज़ बढ़ी हैं, वाक़यात बढ़े हैं। इसीलिए बार बार जितनी ही सियासत पर बात होती है उतनी हुकूमत के लिए अगर मईशत एक अहम चैलेंज है, सियासत एक अहम चैलेंज है, तो उतना ही एक अहम चैलेंज अब सिक्योरिटी का है। इसमें पिछले साल में हमने बेतहाशा दफ़े मीटिंग्स देखी, इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स इकट्ठे बैठे, 2-3 मरतबा तो उन्होंने ऑपरेशंस का भी ऐलान किया, अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, फिर बताया गया कि वो जिस तरह लोग समझ रहे हैं वैसे नहीं होगा। बलूचिस्तान में रिसेंटली बताया गया कि वहाँ ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि जो हमारे चीनी दोस्त हैं उनके भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के हवाले से भी ऑपरेशन का ऐलान हुआ। तो ये काफ़ी एक न सिर्फ बड़ा चैलेंज है बट एक ऐसा चैलेंज है जिस पे बार बार हमने पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को इकट्ठे होते हुए भी देखा है, बट टू व्हाट एंड। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर अली शाह साहब, साबिक IG रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द होम सेक्रेटरी इन द प्रोविंस। और हमें ज्वाइन किया ताहिर खान साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत मुश्किल साल रहा, अगर हम सिर्फ नंबर्स भी देखें, द नंबर ऑफ अटैक्स, द नंबर ऑफ फैटेलिटीज़, और एज आई सेड कि जो हम हुकूमत का रिस्पॉन्स या पॉलिसी मेकर्स का बार बार मीटिंग्स होती हैं, क्या आपके लिए वॉज इट जस्ट अ मैटर ऑफ नंबर्स? अगर हम 2023 और 2024 को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ नंबर इंटेंसिटी बढ़ी है और देयर आर मोर फैक्टर्स एट प्ले? जहां तक नंबर्स की बात है उसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है कि अगर हम 2023 के साथ या उससे पहले मुआवजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। और ख़ासकर फिर जितनी भी टेररिज्म के वाक़यात हुए तो उस पर 92% वो खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में हुए हैं। और जहाँ तक ये क्यों हो रहे हैं, वो अवामिल क्या हैं, असल इसमें उतार चढ़ाव तो आता रहा है। 2014 में भी जब आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़यात हुए और फिर ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुआ, नेशनल इलेक्शन प्लान 20 नुकात, उस वक्त तो जो तहरीक तालिबान थी, दूसरी तंजीमें थी, वो बिखर गई थी, लेकिन उन्होंने टेक्निकल रिट्रीट्स की और वो सरहद की दूसरी तरफ चले गए। और उस वक्त वो अफगान तालिबान के साथ शामिल होकर नेटो और उनके साथ मसरूफ़, लेकिन उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी स्टैटिस्टिकली अदाद शुमार में कमी हुई, कंपैरेटिव रिलेटिव पीस आया था। लेकिन उस वक्त भी हमेशा मैंने ये बात की कि उन्होंने टेक्निकल रिट्रीट्स किए और हमेशा उन्होंने टाइम एंड स्पेस गेन किया, रीऑर्गेनाइज हुए और फिर दोबारा उन्होंने, क्योंकि जो उनका ग्रैंड डिज़ाइन है, वो जो चाहते हैं वो अपनी जगह पर अब भी कायम है। बिल्कुल सही। तो अब जब अफगानिस्तान में तब्दीली आई तो उस वक्त अगर आपको याद होगा जनरल फैज़ अबीद साहब वहाँ पर गए और वहाँ होटल में उन्होंने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था और जब उनसे सवाल किया गोल्डा का कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, इत्मीनान का उसने इजहार किया, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। हम खुशफहमी का शिकार रहे। बिल्कुल ठीक सर, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ ताहिर खान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ताहिर साहब, बहुत अहम नुक्ता उठाया अख्तर अली शाह साहब ने, वो जो जनरल फैज की जो विजिट थी टू काबुल, उसका जिक्र किया। ताहिर साहब, इसके ऊपर भी एक और कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है कि वो जो फैसला था वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका जो साबिक हुकूमत रही है उसका फैसला था। I mean, what I'm trying to say is कि गवर्नमेंट ने तो उसको ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे ये भी एक पॉलिटिकल इशू है कि जी पिछली हुकूमत की पॉलिसी थी उसका हम नुकसान करें, वो इसको देख नहीं रहे एज अ लार्जर सिक्योरिटी चैलेंज। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मुख्तसर में कहूँगा जनरल फैज़ हमीद के दौरे के काबुल की, और दौरे तो शायद और भी किए होंगे, लेकिन जिसको शाह साहब ने इशारा किया है, मैं वहाँ उस होटल में ख़ुद मौजूद था उसी वक्त जब ये दाखिल हो गए। इनसे एक गलती ये हो गई उस वक्त की, जो इनके मीडिया जो लोग थे, कि उन्होंने पहले से बता दिया था कि जनरल साहब आज काबुल जाएंगे शूरा की, बल्कि पहुँच गए हैं। तो बहरहाल खैर वो अलग बात है। मेरे ख्याल में उस दौरे के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने भी कुछ महीने पहले लंदन में बोला था कि पाकिस्तान को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ रही। मेरे ख्याल में न इसाकदार साहब को मालूम है, ना उन्होंने मालूमात लेने की कोशिश की है। उनको अपने उस वक्त के सफ़ीर से, चलो ठीक है आईएसआई के और फौजियों को छोड़ दें, उससे पूछ लें कि वो किस मकसद के लिए गया था और इजलासों में क्या हुआ था। मसला ये था, पाकिस्तान को तशवीश थी कि तालिबान की हुकूमत आ गई है। अगर TTP का मसला रहा, उस वक्त तशवीश मेरी नज़र में
आज साबित हो गई कि उस वक्त तशवीश ठीक थी। तो चलो ये चैप्टर तो बंद हो गया और सिर्फ CIA का सरबराह भी गया था। हाँ, अमेरिकन ज़रा अपने अंदाज से उस तरीके से बात करते हैं, खुफिया तरीके से दौरे करते हैं। इनको दौरा वो नहीं करना चाहिए था। उनको मशवरा दिया गया था कि आप होटल में ना ठहरे, सीरीना होटल में। सीरीना होटल उस वक्त सहाफ़ियों से भरा हुआ था, वेस्ट मगरबी सहाफ़ी भी थे और उसका मगरबी सहाफ़ियों ने रोका, उस वक्त सवाल किया उसने। और जिस तनाजुर में ये वाली बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में शायद उसको भी ज़रा थोड़ी सी लोगों ने गलत तरीके से लिया। वो बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अब ज़ात की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ जब वीडियो बना रहे तो मुझे तो रोक लिया कि आप नहीं बनाए। मैंने नहीं बनाया। फिर मेरे पास भी लोग आए कि जी आपने न तस्वीर देनी है और ना आपने वीडियो देनी है। मैंने कहा ठीक है जनाब, क्योंकि उनसे तो फिर लोग डरते तो हैं। तुम्हारा खैर, लेकिन अंग्रेज सहाफ़ी ने उसको वो किया। ये मेरे ख्याल में वो दौरा उस वक्त रियासत की पॉलिसी थी और ये नहीं था कि जनाब इमरान खान साहब उसमें दिलचस्पी रख रहे थे कि वो ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये साल मुश्किल साल था और चंद दिन पहले जो DGHPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर दिए थे वो बड़े अलार्मिंग इसलिए है कि उन्होंने जो कहा था कि जो शिदत पसंदों को मारा गया है उनकी जो तादाद है और फिर ऑपरेशनों की है, फिर फौजियों की शहादत की। तो मेरे ख्याल में ये जानी नुकसान जो है दोनों जानिब से जो हुआ है, यानी आप अगर उसमें तनासुब देखें तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन नया साल हम ऐसी हालत में शुरू कर रहे हैं कि हालात, मेरा नहीं ख्याल कि हालात तब्दील होंगे, क्योंकि पॉलिसियाँ जो आज की पॉलिसी है, जब हम आपका प्रोग्राम करें 30 दिसंबर 2024 को, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसियाँ तब्दील होंगी। तब्दीलें नहीं होंगी तो चैलेंजिंग साल रहेगा 2025 भी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम अपनी जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैयद अख्तर अली शाह साहब से और ताहिर खान साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो 2024 में सिक्योरिटी की सिचुएशन रही। अख्तर अली शाह साहब, ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है, पहले भी देखा हुआ है, मगर इस दफ़े क्या कोई ख़ास मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं? Is it more difficult this time around? Police is less equipped. कैसे आप मवाजना करेंगे? जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की बात, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से दहशतगर्दी 9/11 के बाद और ख़ुसूसन 2006 के बाद जो हालात वहाँ पर हुए, तो पुलिस ने अपने खून से ये तारीख लिखी है और उन्होंने रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप किया है। और यही पुलिस थी जो कि उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे। एक वक्त वो आलम था कि वहाँ पर मतवाजी हुकूमतें बन गई थी, रियासत थी नहीं, बाज़ इलाकों में तो वो मतवाजी अदालतें भी चला रहे थे। लेकिन उस वक्त भी रेजिलियंस का मुजाहरा किया और वक्त के साथ साथ न सिर्फ पुलिस के ह्यूमन रिसोर्स उसमें इजाफा हुआ, एंटी टेररिज्म पर्सनल जैसे अभी नौशहरा में। बट अब नजर नहीं आता, यही तो हम समझने की कोशिश करें ना कि व्हाट हैज चेंज नाउ। वो ये है कि हमेशा मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि पहले पुलिस के पास एक, उसको हम CID कहते थे, उसमें काउंटर टेररिज्म की एक फोर्स होती थी, लेकिन वो पेशावर तक महदूद और पूरी सूबे। बाद में फिर हमने फौज के साथ क्रैश बुनियादों के ऊपर रिक्रूटमेंट स्कीम दी और उनको फौजी ट्रेनिंग सेंटर्स में और हैवी वेपन्स के ऊपर ट्रेनिंग दी। फिर INL की मदद से US नौशहरा में स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी टेररिज्म सेंटर कायम किया है, जहां हर साल एंटी टेररिज्म पर्सनल ट्रेन होकर निकल रहे हैं और वो इफेक्टिव है। मैं ये कह रहा हूँ, अब तक कामयाबियां भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ वो जहां पर अटैक होता है वो तो नजर आ रहा होता है, लेकिन जो कामयाबियां होती हैं वो उस तरह से नुमायां नहीं होती। अब भी जो एक ढांचा जो आपको नजर आ रहा है, आप पेशावर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी रोड जिधर जाएंगे आपको एक फुल ऑफ लाइफ है। तो ये पुलिस ने कुछ
और काम किया हुआ है, तो इस वजह से कुछ बात बनी हुई है। हाँ, इस वक्त चैलेंजेस हैं जनूबी अजला में, एक नए सिरे से फिर मुनज़्ज़म हो गए हैं जो मिलिटेंट्स हैं, पुलिस के ऊपर अटैक्स भी हो रही हैं, लेकिन जब मैं इसका मुआवजा 2014 से पहले के हालात के साथ करता हूँ तो आज मैं कहूँगा कि वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक, आइडियल नहीं है। बिल्कुल सही जी। ताहिर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले पॉलिसीज का जिक्र कर रहे थे कि आपको पॉलिसी में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। सर, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन सी पॉलिसीज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? मैं सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करता हूँ। इमरान खान हुकूमत जाने के बाद उस वक्त पीडीएम की हुकूमत और अभी की हुकूमत को भी कुछ लोग पीडीएम 2 कहते हैं, उनकी वही पॉलिसी है कि हमने शिद्दत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ जंग करनी है, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मोहम्मद सादिक साहब को जब भेजा था खुसूसी नुमाइंदा अफगानिस्तान को काबुल 24 दिसंबर को, तो शायद कि यहाँ पे एक सोच थी कि अब मामलात अफगान तालिबान के साथ थोड़े से बेहतर बनाने चाहिए ताकि सिक्योरिटी मामलात में, जिस तरह के माजी में उन्होंने मेज़बानी की ही टीटीपी और पाकिस्तानी रियासत की, तो शायद थोड़ी सी उनसे दोबारा हेल्प ली जाए, ताल्लुकात बहाल किए जाए। लेकिन वो नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में थे कि जब वहाँ पे हमला हुआ, और अभी तक कोई नहीं बता रहा कि वो हमला जो था उससे हमने क्या मकासद हासिल कर लिए हैं। आपका बंदा मुज़ाकरात के लिए काबुल में मौजूद है, यही पॉलिसी है। ये पॉलिसी का 2025 के लिए एक आगाज़ है कि हमने उसी पॉलिसी को बरकरार रखना है। अगर आप उस पॉलिसी को बरकरार रखेंगे तो फिर तो चैलेंजेस तो होंगे। और पहले मैं बात कर रहा था कि डीजी इश्तियाक साहब ने कहा तकरीबन इस साल में हज़ारों ऑपरेशन जो उसने फिगर भी दे रहे, तकरीबन 1,70,000 ऑपरेशन किए गए हैं, और जो 170 तकरीबन डेली उन्होंने कहा ऑपरेशन 2024 में होते रहे हैं। फिर कैजुअल्टीज फिगर यानी शिद्दत पसंदों की तो या दहशतगर्दों की उन्होंने कहा कि 925 है उनके अल्फाज में, और 383 फौजी अफसरान शहीद हुए हैं। तो आप फिगर को देखें ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ऐसे सहाफ़ी, मैं तो हुकूमत को मशवरा तो नहीं दे सकता कि आप ये करें आप वो करें, लेकिन अगर लड़ाई वाली पॉलिसी होगी और फिर आपने अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब कर लिए, तो जो बदएतमादी की फिजा से हम नया साल शुरू कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि चैलेंजेस आपके लिए बढ़ेंगे। अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत किस तरह फिर काउंटर करती है इस पॉसिबल थ्रेट को, लेकिन मसाइल रहेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से सर, वहां भी हमें सूरत हाल बदतर होती हुई नजर आई है। कुछ ना कुछ, अगर हम कहें कि सियासी कॉन्टेक्स्ट बहुत फर्क है, वहां सिक्योरिटी चैलेंजेस भी कुछ हद तक फर्क हैं, बट वही पुरतशद्दद एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, एक फुकदान नजर आ रहा है रियासत का लोगों के साथ, और अटैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बलूचिस्तान में अब उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक रिलीजियस मोटिवेटेड दहशतगर्दी है या मिलिटेंसी कहेंगे, दूसरी है जो बलोच एथनिक बेस्ड मोटिवेटेड, उसकी अपनी डायनामिक्स हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और वो तब हम उस पर मैंने एक दफ़ा आर्टिकल भी मेरा आया था, अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ बलोच मिलिटेंसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई हकीकत सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक आप हिकमत अमली जब बनाएंगे तो पहले तो उसके 4 अज्जा है मेरे ख्याल में। एक तो यह है कि पहले कि हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, और हमने किधर जाने और कैसे जाना है। तो पहले तो आपने एक तस्लीम करना होता है कि मेरी अपनी क्या गलती है, दूसरे की क्या ग्रीवियंसेस हैं। वो ग्रीवियंसेस को आपने देखना होगा कि उनकी क्या ग्रीवियंसेस हैं, वो क्यों ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं, उनको क्या चीज़, वो मैक्सिम गोरकी को क्यों पढ़ रहा है, वो चे गवेरा क्यों पढ़ रहा है, वो आर्ट ऑफ वॉर चाइनीज वाला वो क्यों पढ़ रहा है, वो गुलखान नसीर के वो क्यों पढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक सर। तो जब आप उनकी नॉवेल्स को, उनकी शॉर्ट स्टोरीज को, उनकी पोइट्रीज को, तो आप फिर उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। अब बलोच कितने होंगे, 40 लाख है, कितने हैं, यूथ कितना होगा। अब उनका असल मसला तो यह है कि वो ग्लोबलाइजेशन वाली बात है,
वो ये खतरा महसूस कर रहे हैं अगर गवादर होगा, ग्लोबलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, तो बाहर के लोग आएंगे और वो फर्दर मार्जिनलाइज हो जाएंगे। जी ताहिर साहब, आप बलूचिस्तान पे कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? मैं जो शाह साहब ने बात की है, हकीकत कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है। बलूचिस्तान का सिर्फ ये बताऊं कि बलूचिस्तान में रियासत पाकिस्तान का दुश्मन एक नहीं है। वो वहाँ पर दाइश भी है, वहाँ TTP भी है, वहाँ पे बलोच ग्रुप्स भी है, और वहाँ पे कभी कभी जिस तरह के शाह साहब ने मजहबी एलिमेंट का हिस्सा, तो वहाँ पर कभी कभी जो माजी में बड़े मजबूत और फाल सेक्टेरियन वहाँ पर मसला होता था, वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं है। और एक और हमारी ख़राबी जो है, हमने बलूचिस्तान में सारी उम्र ऐसे हुकूमतों को इम्पोज किया है लोगों पे जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। यह भी सबसे बड़ी रुकावट है बलूचिस्तान के मसले के हल ना होने में। अब्दुल मालिक बलोच साहब की बात आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है कि जब उन्होंने कोशिश की थी उस वक्त रियासत ने उसको उतनी तवज्जो नहीं दी। अब हम रियासत चला रहे ऐसे कि पहले केयर टेकर में उसको वजीर दाखिला बनाओ, बाद में जनाब उसको यहाँ से तब्दील कर दो, पीपल्स पार्टी में शामिल कराओ, उसको वजीर आला बनाओ, और फिर जनाब वहाँ हुकूमतें करो। ये ऐसा नहीं चलता। अगर आपके वहाँ हकीकी क़यादत ना हो तो फिर आपके लिए बलूचिस्तान का मसला हल करना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तारीख की ऊंची सतह पे है, महंगाई सिंगल डिजिट पे है, स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है 15% पे आ गया, इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हालिया IMF प्रोग्राम में मेरी दुआ है कि ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का आखिरी ये प्रोग्राम होगा। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट इज सेइंग, ये आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसका मतलब है माशी इस्तेहकाम आया है। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ पहुंची है, 5% के करीब। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। जून के महीने में जहां पाकिस्तान की आवाम की औसत बिजली की कीमत 48 रुपए 70 पैसे थी, वो इन 5 से 6 महीने में हमने 44 रुपए और 4 पैसे पे ला के खड़ी की। इसी राह के ऊपर चलते हुए हम पाकिस्तान को इस खित्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली के सारिफीन को साबित करके दिखाएंगे। आज जो आपको रिफॉर्म्स मुल्क को चाहिए वो मामूली नहीं है। टैक्स का निजाम क्या होगा, आपका ब्यूरोक्रेसी का निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। सूबों के बारे में बात करनी है, डिवॉल्व करें पावर डिस्ट्रिक्ट्स को, डिवीजन्स को, ताकि मुल्क चल सके। सारे बैठे, इसमें फौज भी बैठे, जुडिशरी भी बैठे, तय ये करें कि मुल्क का एजेंडा क्या है, मुल्क कैसे दुरुस्त होगा, उस एजेंडे को हम सब ने इम्प्लीमेंट करना है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे 2024 और 2024 में हमारी मईशत। हम कह सकते हैं कि पिछले चंद सालों में अगर सियासी हलचल के अलावा कोई भी खबर रही है इस मुल्क में तो वो मईशत ही रही है, कि वो अच्छी है, वो बुरी है, इन्फ्लेशन कितनी है। तो गालिबन 2024 का जब भी हम जिक्र करेंगे तो हम कहेंगे इस्तेहकाम का साल था। जो एक पिछले चंद सालों में हमने इन्फ्लेशन के रेट्स देखे उसमें भी इस साल कमी आई। जो IMF प्रोग्राम्स के या हमारे ताल्लुकात थे IMF के साथ, उसमें भी हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आई। एटलीस्ट वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि अब डिफ़ॉल्ट हुआ या कब होगा, IMF प्रोग्राम की अगली ट्रांच हमें मिलेगी कि नहीं, वो हमसे कितने नाराज़ होंगे। इस तरह की गुफ्तगू 2024 में गालिबन कम हुई। मगर उसके साथ साथ अगर आम लोगों से पूछा जाए तो उनके ख़्याल में शायद मईशत में ये जो इस्तेहकाम आया है उनकी ज़िंदगी पे इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जो इन्फ्लेशन का भी हुकूमत जिक्र करती है कि उसमें कमी आई है, अगर लोगों से बात की जाए तो शायद उनको ये फ़र्क इतना नज़र ना आ रहा हो। और इसी तरह मैक्रो लेवल के ऊपर मईशत में भी जो एक हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म या ग्रोथ होनी चाहिए, वो उस स्टेज पर हम अभी तक नहीं पहुँचे। कोशिशें हुकूमत की बहुत रहीं, चाहे वो केयर टेकर हुकूमत हो या ये वाली या इससे पहले वाली PDM की, मगर कोई इन्वेस्टमेंट भी खातिर खा मुल्क में होती हुई हमें नज़र नहीं आई। ना बिजली की कीमतें कम हुई और ना गैस की।
इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SI, और हमें ज्वाइन किया अली खिजर साहब ने, ये सहाफ़ी हैं और माशी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे 2024 और मईशत। सर, व्हाट वर द सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस ईयर, अगर हम इकोनॉमी का सिर्फ जिक्र करें? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है 2024 को डिस्कस करने के लिए 23 और 22 को देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने भी अपने इब्तदाइये में फरमाया, जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है रॉक बॉटम पहुंच गए थे, उसके मुकाबले में 2024 को अगर हम देखते हैं, जब इलेक्शन से पहले तो उस वक्त ये कुछ अप्रीहेंशन थी कि पता नहीं आने वाली हुकूमत फ़ौरन IMF के पास जाएगी या नहीं, क्या वो पॉलिटिकल विल होगी उसमें IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद करने की या नहीं, क्योंकि ये दो सवाल थे जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए थे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी या नहीं। अब इलेक्शन के बाद हमने देखा कि जो हुकूमत थी उसने ना सिर्फ ये कि फ़ौरन IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट किया, बल्कि जो कमिटमेंट थी अभी तक उन पे एक पॉलिटिकल रिजॉल्व मौजूद है उनको अमल करने की, आल्दो के कुछ इंडिकेटर जो है उनमें शॉर्टफॉल नुमाया है, लेकिन आज 3 गुना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे पास। अगर हम देख, सबसे बड़ी अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूशन देखूं जो अचीवमेंट, तो वो ये है कि डॉलर का रेट जो है उसमें इस्तेहकाम आया। तो वो जो डॉलर की उड़ान थी और ऊंची उड़ान थी वो थम गई और ये 275 पे पूरा साल खड़ा रहा, जिससे कि इकॉनमी में कुछ सर्टेनिटी जो है वो नज़र आई। इन्फ्लेशन जो है जिसकी आपने बात की कि लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता, तो जाहिर है कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ही ये है कि महंगाई की रफ्तार में जो थी उसमें कमी, ये नहीं कि महंगाई में कमी, बल्कि जो इजाफा तो हो रहा है कीमतों में लेकिन अब वो कम हो रहा है, तो वो महंगी तो है चीज़ें, इसलिए हमें उसका फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो देखने को मिला। तो ओवरऑल जो अचीवमेंट है वो तो ये है कि बड़े इशारे जो हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी है। जो चैलेंज रहा वो ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो स्टेबिलिटी है उसके समरात आम शहरी तक नहीं पहुँच पाए, उससे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाई, उससे हमारी मेरी आपकी हमारे नाजरीन की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा नहीं हुआ, और ये एक बड़ा चैलेंज रहा है 2024 में। अगर इसमें मैं अपने से जवाब में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए सिग्निफिकेंट चीज़ रही है वो पिछले हफ्ते में जो नेगोशिएशंस का फैसला हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस ने जो एक ना सिर्फ के नेगोशिएशन करने का फैसला किया बल्कि उसके लिए हो गया। बिल्कुल सही से आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फर्क पड़ गया। जी अली खिजर साहब, आपने सुनी डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब की बात, सर आप भी इत्तेफाक करेंगे कि दीज वर द हाइलाइट्स ऑफ 2024 या? जी देखिए, डॉक्टर साहब जो बातें कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, और उसमें बेसिक वजह तो यह है कि साइक्लिकल फैक्टर्स IMF पे तो हमने जाना ही जाना था, वो चले गए हम, और साइक्लिकल फैक्टर है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई, डोमेस्टिक भी डिमांड मर गई, और उसके बाद ये है कि मतलब आपका वो चीजें ठीक होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे ग्रोथ अभी तक कहीं नहीं आई है। लोगों में कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया है, लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज भी ये सारे फैक्टर्स जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। आज भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम नौकरियां कम कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमें मार्केट में आगे उस तरह ग्रोथ नजर नहीं आ रही, लोग इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच रहे हैं, लोग जो है वो मतलब एक उस इम्प्रूवमेंट से तो खुश है, लेकिन उसके बाद उनको आगे को बहुत उस तरह से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। और बाकी डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो डॉलर 275 पे जाके रुक गया, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो रुक गया है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बट जितना आप देखें ना 150 से 300 पे गया था, वो इतना बड़ा जोड़ जो था वो जोड़ अगले कई साल तक आता रहेगा। भाई आपकी मतलब आपकी हड्डी टूट गई है तो उसके बाद अब आपको बिस्तर पे आप बैठ के आप प्लास्टर लगा के बैठे हैं, गोलियां खा के बैठे हैं, आपको दर्द तो नहीं हो रही है, लेकिन आप 6 महीने साल तक आप मूव तो नहीं कर सकेंगे ना। तो वो सूरत हाल तो आपकी है। अब बाकी वो रिफॉर्म्स तो आपके सामने है, मेरे सामने है, कुछ भी नहीं है। आज आप देखें जीडीपी ग्रोथ के नंबर आ गए, और जीडीपी ग्रोथ के अंदर नंबर आप देखें तो उसमें भी डॉक्टर साहब का एक एलिमेंट नजर आता है कि वो उन्होंने 1 पॉइंट समथिंग % की ग्रोथ जो दिखाई है
उसके अंदर एग्रीकल्चर में और इधर उधर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे आप ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो फॉर्मल सेक्टर जो रिकॉर्डेड नंबर्स हैं वो नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो ग्रोथ तो है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो ऐसे में ये स्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? दूसरा आपका सवाल था 2024 कैसा रहा, सवाल आपके होना चाहिए 2025 क्या लेके आ रहे हैं। वो तो पता है 2024 कैसा रहा, तो खत्म हो गया, 1 दिन रह गए हैं। चले सर, ब्रेक के बाद हम 2025 पे ही बात करेंगे ना, आप फिक्र ना करें। में जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था जून में हुई थी, उसको देख के तो IMF वाले भी परेशान हो गए थे भाई कि स्टेबिलिटी कैसे आ गई इस तरह से, ये बनती नहीं आनी। मतलब ये तो ग्रुप प्रोग्राम बनता नहीं है, लेकिन वो चूंकि प्रोग्राम वो ऊपर से जॉर्जिया जो है उनकी MD उनको वो कहीं से वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस ने स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा तो वो हो गया। फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम भी हो गया, उसके अंदर जो है वो अब आपके टैक्सेशन नंबर भी पूरे नहीं है। अली साहब, वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। नाज़रीन, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, वील बी राइट बैक। और फिर जैसे अली खजर साहब ने जिक्र किया, हम अपने मेहमानों से यही पूछेंगे कि 2025 में वो क्या देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब से और अली खजर साहब से, और हम उनसे बात करें मईशत के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अली खजर साहब शिकायत कर रहे थे, अब 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, स्टेबिलिटी तो आ गई, ग्रोथ और रिफॉर्म पे पाकिस्तानी हुकूमतों का हमेशा से जो कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। विल 2025 बी एनी डिफरेंट? देखिए 2025 कैसा होगा ये तो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है 5 फैक्टर्स हैं जो कि हमें जहन में रखने हैं। पहला जो है वो IMF का रिव्यू मिशन है जो कि फरवरी मार्च में आ रहा है। हमारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वहाँ पे शॉर्टफॉल है। जो सूबों ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना था वो अभी तक रोल आउट नहीं हो सका है। प्राइवेटाइजेशन पे हम काफ़ी पीछे हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म जो है वहाँ पे एक लैग आ रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि जो रिव्यू मिशन होगा या तो उसको अगले बजट के साथ लिंक कर देगा और ट्रांच जो है वो अगले बजट तक मौखर हो जाएगी कि आप पहले ये चीज़ें अपनी असेंबलियों से पास करवाएं, या दूसरी सूरत में अगर हमारा IMF के साथ और आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात ठीक रहते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा इस पर फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम मिल जाए। तो ये 2 चॉइसेस जो हैं, इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इन्वॉल्व है और इसमें हमारे IMF के साथ कमिटमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि हम फरवरी तक कितने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, जो कि कल वजीर खजाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी जिसका जिक्र किया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इकॉनमी के लिए है वो क्लाइमेट चेंज है। हमने देखा कि एक बैड मॉनसून जैसे कि 2022 में हुआ वो आपकी साल हर साल की तरक्की जो है बहा के ले जाती है। अल्लाह ना करे अगर कुछ उस तरह का कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट आता है तो वो आपकी इकॉनमी पे इम्पैक्ट करेगा और हमें देखना है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। हमारी क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस वो कैसी है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो चाइना के साथ इस वक्त ग्रीन टेक्नोलॉजीज का है। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में उस पर टैरिफ रिस्ट्रिक्शन के बाद चाइना अब साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में अपनी मार्केट्स देख रहा होगा सोलर पैनल्स के लिए, ईवीज के लिए। बिल्कुल ठीक सर, वेरी क्विकली आई हैव टू गेट टू अली खजर साहब। जी, तो ये और 5 स्टेबिलिटी है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि 2025 में आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। जी अली खजर साहब, आप क्या देख रहे हैं 2025 में? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने काफी आपको ठीक बात बताई है। देखिए सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि हमें IMF की तरफ से बड़ी रिलैक्स पॉलिसीज मिल रही हैं पिछले 1.5 साल से, और वो चूंकि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस हुकूमत को की लेजिटिमेसी के साथ वो IMF की सपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट आपको मिल रही है। अब आगे जाके जो है शायद वो सपोर्ट ना मिले, और ये सिचुएशन ऐसी नहीं कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी तो सब चांदी हो जाएगी। इट्स मच बियॉन्ड दैट। आप अगर 2025 में देखें तो ईरान के अंदर प्लोरिफिकेशन होगी तो उससे ईरान की जो के अंदर जो होगा उसका इम्पैक्ट को पाकिस्तान पे आएगा और वो कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। अफगानिस्तान के साथ देखें आपकी बड़ी आगे चल रही है, वो एक प्रॉब्लम भी है। तो इन्वेस्टमेंट इन चीजों से नहीं आएगी, और फिर IMF को अगर US की सपोर्ट अनड्यू नहीं रहती और IMF डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर उसके मेजर्स बड़े सख्त हो जाएंगे। उससे आपकी इन्फ्लेशन भी वापस आ जाएगी, उससे इंटरेस्ट रेट और नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे, और उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो आपको फिर वो स्टेबिलिटी जो डॉक्टर साहब जो बात आ रहे हैं ना कि एक्सचेंज स्टेबिलिटी जो सबसे बड़ा तमगा है
उस तमगे में भी थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत डेप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं है, बट हल्का फुल्का उसमें आपको 5-7% तक की मूवमेंट आ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको लेके देखना है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स कोई नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है कि हमारे एनर्जी सेक्टर का मसला ठीक नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और दुनिया में हम दाएं बाएं देखें तो चीजें हालात हमारी ठीक नहीं है। हमें सऊदी अरब ने अभी तक जो वो रोल ओवर जो हमने 3 साल की गारंटी चाहिए थी वो नहीं दी है, यूएई ने वो नहीं दी है। IMF कहता था कि आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उन्होंने रिटर्न नहीं दिया इस साल का, उन्होंने मरते मरते रोल ओवर कर दिया है, उसमें खामोश है। क्या वो खामोश रहेगा? क्या आपकी ग्रॉस फाइनेंसिंग गैप के अंदर जो और है, जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी नहीं आई, क्या उस पर खामोश रहेगा? उस पे सऊदी अरब कैसे रिएक्ट करेगा? ये सारी चीजें भी देखने की है, बड़ा इंटरेस्टिंग अगले कुछ होंगे। बिल्कुल ठीक, ये सब चीजें भी देखने की हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अली खजर साहब बात कर रहे हैं, इसमें एक जिक्र पहले भी हुआ, आप दोनों ने किया कि सर बहुत सी जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान में है वो ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली स्टेबल हैं। सर क्या इसमें कोई तब्दीली अगर आ गई 2025 में तो उसका क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान में, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ट्रंप का जो नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल, कि वो ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, ओपेक के डिसीजन जो भी हो, उसकी वजह से शायद कोई बहुत ज़्यादा मैं फ्लक्चुएशन तो आती नहीं देख रहा, बल्कि अगर हम सोलराइजेशन की तरफ जाते हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है हमारे पास अपनी कॉस्ट ऑफ पावर को कम करने का, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हमारे गले में फंस जाते हैं। अगर ये पावर सेक्टर रिफॉर्म में कुछ बेहतरी आ जाती है तो यकीनन इस पर ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है और जो ऑयल की कीमतें आलमी मंडी में है ये पाकिस्तान के एडवांटेज में जा रही होंगी। अली खजर साहब, सर ये आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सोलर को अगर पे ज्यादा तवज्जो दे तो वैसे भी जो हमारी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसमें हम कमी ला सकते हैं। कैपेसिटी मार्केट, दूसरी तरफ अगर कैपेसिटी चार्जेस का भी मसला है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। जी, एनर्जी का मसला तो हमारा कोई ठीक नहीं होना, इट्स मोर ऑफ द सेम प्रॉब्लम जो रहेगी। सोलर पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, उससे ग्रिड की कंजम्पशन कम होती जा रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और हमने जो IPPs के साथ मुआहदे कर लिए हैं उसको हमने खत्म करके देख लिया क्या हो सकता है, उसमें हमें कुछ खास बचत नहीं होनी है। हमें जो चीज चाहिए जो हमें बेहतर काम करने वाला है कि वो जो टैक्सेस हमारे बिजली के ऊपर है GST और दूसरे टैक्सेस उनको कम करके हम पेट्रोलियम साइड पे हम टैक्सेस बढ़ा दें। एक हमें ये चाहिए, इससे होगा कि ग्रिड की कीमत कम होगी तो ग्रिड पे कंजप्शन बढ़ेगी और सोलराइजेशन की पेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। और उसके साथ हमें जो है दूसरा ये चाहिए कि नॉर्थ और साउथ की प्राइसेस फर्क कर दें, जहाँ पे बिजली ज्यादा है वहां पे आप उसकी कीमत कम कर दें, पर ये ऐसा होना नहीं है। तीसरा हमें ये चाहिए कि जो हमें चाइना से निगोशिएट करके हम उनके डेट को रीप्रोफाइल कर दें जो 2050 के, पर चाइना हमारे से कोई इतना खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल में मोर ऑफ द सेम ही रहेगा और ये तीनों चीजें होना, पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो IMF से करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि नॉर्थ और साउथ के अंदर प्राइस कम हो जाए, फर्क हो जाए, वो कोई नहीं मानेगा। और तीसरी चीज चाइना आपसे बहुत नाराज है सिक्योरिटी मामलात के ऊपर और आप मतलब उनसे और कहते हैं कि हमें सेकंड है वो न्यूक्लियर जो है वो उसकी वो भी दें, प्रोटेक्शन दे, तो वो इस तरह की चीजों में वो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो मेरे ख्याल में एनर्जी में मोर ऑफ द सेम चलता रहेगा, जो सूरत हाल है उसी तरह की सूरत हाल है कि उसमें ये है कि चूंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे हैं और चूंकि आपका रुपया डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, चूंकि आपकी इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल और लोकल दोनों नीचे हैं, तो उससे कैपेसिटी पेमेंट जिस तरह बेहंगम तरीके से पिछले 2-3 साल में ग्रो की है अब उस तरह से ग्रो नहीं करेंगी, तो कीमतें यहीं पे तकरीबन रहेंगी। जैसे वो कवात हुई ना कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।